तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी 3 चीज़ें आएंगी, क्या क्या? एक इनिशिएशन, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? इनिशिएशन, इनिशिएशन। सेकंड है चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन। और थर्ड है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। अब देख लो, इनिशिएशन देखते हैं शुरुआत कैसे होगा। तो शुरुआत में जो जो प्रोसेस आता है, इसमें फर्स्ट है नंबर ए, ठीक, नंबर ए है। नंबर ए में है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, मतलब जो साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है? उसको एक्टिवेट करना है, उसको इस लायक बनाना है कि जाके वो टीआरएनए पे अपलोड हो जाए। नहीं तो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, टीआरएनए में पड़ा हुआ है, वो अपलोड हो ही नहीं रहा है। तो पहले उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। अब बताओ, एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेट करने का मतलब है कि उसमें एनर्जी को भर दो, एनर्जी को भर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी को भरने के लिए, मतलब कि एमिनो एसिड में एनर्जी डालने के लिए उस एमिनो एसिड को क्या कराना पड़ेगा? एटीपी से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो देखो, एमिनो एसिड्स, ठीक, तो ये क्या होगा? एमिनो एसिड लिखे, एमिनो एसिड प्लस एटीपी। ये देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है। वो एंजाइम जो है, वो कौन सा एंजाइम है? एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक, इसको ई बोल दे। क्या बोल दे हम? ई बोल दे। तो यहाँ पे क्या बनता है? एमिनो एसिड, एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यही एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हुआ? निकल गया। क्यों? क्योंकि एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, तो ट्राइफॉस्फेट का 2 निकल गया, और निकले हुए एनर्जी का बॉन्ड बनाने में क्या हो गया? यूज हो गया। समझ रहे हो? जो एनर्जी निकला उसको बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया गया। तो ये जो एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना, ठीक, इस एंजाइम का पूरा नाम लिख लो, एमिनो एसाइल। एक्चुअली क्या नाम है इसका? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एटीआरएनए सिंथेटेज बोलते हैं। अब देख लो, चूंकि क्या है कि एमिनो एसिड एक टाइप के तो नहीं है साइटोप्लाज्म में, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, इट मीन्स दे नीड 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो। मतलब कि वो 20 टाइप के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे? लिख लो उस वर्ड को भी, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स इन साइटोप्लाज्म, इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे एमिनो एसिड रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है, साइटोप्लाज्म। therefore एमिनो एसिड्स need 20 टाइप्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का 20 टाइप्स की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो?
मतलब एवरी एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए सिंथेटाइज होते हैं, ठीक है। मीन्स फॉर, क्या लिखेंगे, एवरी एमिनो एसिड, क्या लिखा जाएगा यहाँ, फॉर एवरी एमिनो एसिड, फॉर एवरी एमिनो एसिड there is a specific amino acyl tRNA synthetase। स्पेसिफिक होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब देखो मतलब क्या हुआ, एमिनो एसिड एक्टिव हुआ माना जाएगा कब, जब उसके साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम जुड़ गया, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। मीन्स एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। समझ गए? तो चलो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड एक्टिवेट तो हो गया, अब क्या करना है, अब एमिनो एसिड एक्टिवेट हो गया तो अब वो तैयार है टीआरएनए के ऊपर लोड होने के लिए। मतलब टीआरएनए घोड़ा है, उस घोड़े पे चढ़ने के लिए एमिनो एसिड तैयार है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, क्योंकि अब उसमें एनर्जी आ गया तो जंप तो मार ही देगा, घोड़े पे चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब बी नंबर क्या लिखेंगे, बी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के चार्जिंग भी मतलब एक्टिवेटेड ही होता है। टीआरएनए एकदम चार्ज हो गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसी को बोलते हैं और एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। अब बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस वाली मशीनरी कैसे समझेगा कि हाँ टीआरएनए एक्टिवेट हो चुका है। टीआरएनए अकेले गया, राइबोसोम ने कहा क्यों भाई, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या एमिनो एसिड लोड किए हो? नहीं सर। अरे यार तो तुम तो एक्टिव हो ही नहीं, तो कैसे तुमको हम यूज़ करें, तू भाग जा यहाँ से, जा एमिनो एसिड लोड करके ले आओ। मतलब टीआरएनए अपने ऊपर एमिनो एसिड को बैठा लिया, तभी हम उसको बोलेंगे चार्ज टीआरएनए या एक्टिवेटेड टीआरएनए, ठीक है। और सेम एंजाइम वहाँ भी हेल्प करता है, कैसे देख लो ध्यान से। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या हुआ, एमिनो एसिड और AMP और एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है। अब ये बना हुआ है तो ये किससे कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा बच्चों टीआरएनए से। किससे? टीआरएनए से कंबाइन करेगा। जब टीआरएनए से कंबाइन करेगा तो टीआरएनए से कंबाइन करने के बाद में सेम एंजाइम, मतलब वही एंजाइम है, वही एंजाइम इसके ऊपर एक्शन करेगा। एक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, ये एमिनो एसिड और टीआरएनए बना दिया, टीआरएनए, और इसको बोलते हैं टीआरएनए, ठीक, ऐसा बोलो एमिनो एसिड टीआरएनए। तो एमिनो एसिड टीआरएनए बोलेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड टीआरएनए। इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड टीआरएनए, एक्टिवेटेड टीआरएनए। पता है समझ में, एक्टिवेटेड टीआरएनए इसको बोलेंगे। अब टीआरएनए एक्टिवेट हो गया, मतलब एमिनो एसिड को लोड कर लिया वो। अब इसका नाम क्या है, AA टीआरएनए को क्या बोलते हैं, देख लो, एमिनो एसिड टीआरएनए नहीं बोलते हैं बच्चों, ध्यान से। AA टीआरएनए को एक्चुअली यहाँ पे नाम दिया जाएगा एमिनो एसाइल टीआरएनए। क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए, इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए। मतलब ये एक्टिवेटेड टीआरएनए, और इसको चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। मतलब एकदम टीआरएनए एकदम चार्ज है, एकदम हमला करने के लिए तैयार है, एकदम कैरी करके सरपट भागने के लिए तैयार है कि चलो प्रोटीन सिंथेसिस की ओर लड़ाई लगी है, ठीक ना, जीत के आना है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। अब देख लो, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन आपने कर दिया, टीआरएनए को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है।
अब बारी आती है किसकी, राइबोसोम और mRNA की। तो इसका मतलब कि पॉइंट नंबर सी भी होगा। तो सी नंबर में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सी में क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, अब मटेरियल एक्टिवेट तो हो गया, बिल्डिंग बनाना है, ठीक। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप ईंट ले आए, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो, ईंट ले आए, और जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट सीमेंट बालू सबको मिला लिए, एकदम चार्ज कर लिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब इनिशिएट तो करना होगा, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, शुरुआत तो करनी होगी उसकी। तो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे एक टूल बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स कहा गया है उसको, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या है भाई, तो इसमें राइबोसोम का पहले स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का mRNA से आके अटैच होता है। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट अटैच्ड with mRNA। देख लो, राइबोसोम का 2 यूनिट, एक स्मॉलर एक लार्जर, स्मॉलर सब यूनिट ये हो गया। अब यहां से जो हुआ ये mRNA से क्या हो गया, अटैच हो गया mRNA, ठीक है। mRNA का जेनेटिक कोड ये जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना mRNA स्मॉलर सब यूनिट का, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इनिशिएशन, इसको एक्चुअली इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला गया। अब क्या होगा, अब लार्जर सब यूनिट की बारी आएगी। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो बन गया, अब क्या होगा, लार्जर सब यूनिट की बारी आएगी। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अब देख लो, लार्जर सब यूनिट अभी थोड़ा देर में, लेकिन अभी और समझो इसमें कि इसमें क्या हो जाएगा, इनका इनिशिएटर कोडन क्या होता था, इनिशिएटर कोडन आग और गग बताए थे ना, आग और गग, AUG आग, ये मोस्ट कॉमन इनिशिएटर कोडन, स्टार्ट कोडन, और गग GUG गग, ये भी स्टार्ट कोडन है लेकिन रेयर है, सबसे ज़्यादा अग मिलता है। तो याद रखना, अग और गग ये स्टार्ट कोडन होते हैं। तो अग से स्टार्ट करता है, जो मोस्ट कॉमन है AUG यहाँ पे आया, AUG समझ रहे हो। AUG के आने के बाद अब तुरंत इसी से सटा हुआ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, इसी से सटा हुआ तुरंत आ जाता है tRNA। क्या आ जाएगा, tRNA आके लग जाएगा। ये tRNA कैसे लिखें, चलो लिख देते हैं इसे, tRNA अपने एंटी कोडोन साइट से आके यहाँ पे लग जाएगा। और यदि अग है तो डेफिनेटली यहाँ पे अग होगा, देखो ध्यान से, यदि जेनेटिक कोड AUG है, ठीक है, जेनेटिक कोड AUG है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री tRNA पे क्या होगा बच्चों, G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, C होता है, तो C से लग जाएगा वो। और U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये होता है एडेनिन, और UA, और A का क्या होगा,
थायमिन, तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो यूएसी याद रखना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, मतलब एंटीकोडोन से आके क्या हुआ, ये टीआरएनए लग गया। ठीक, अपने एंटीकोडोन से आके टीआरएनए यहाँ पे लग गया। देख लो वो एंटीकोडोन क्या होगा, यूएसी। ठीक, AUG अग है, तो इसका उल्टा UAC कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। G का कॉम्प्लीमेंट्री C, U का कॉम्प्लीमेंट्री A और A का कॉम्प्लीमेंट्री U। ठीक है, इससे जाके लगा। बता रहे समझ में, इतना समझ लो। तो अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ए स्मॉलर सब यूनिट, ठीक, एंड ए स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम एंड mRNA, ए स्मॉलर सब यूनिट, ए स्मॉलर सब यूनिट एंड mRNA फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बच्चों, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देख रहे हो क्या बनाया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, देन एन एक्टिवेटेड क्या चीज, टीआरएनए, उसका नाम क्या होगा, एक्टिवेटेड टीआरएनए क्या नाम होगा, मतलब ये लोड किसको किए रहेगा, ये जो है AUG। देखो AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। तो यहाँ पे लिख लो MET, क्या लिखेंगे, MET मिथियोनिन। मिथियोनिन को क्या करेगा, एक कैरी किए हुए रहेगा, तो टीआरएनए, तो क्या हो जाएगा, हैविंग मिथियोनिन, देन एन एक्टिवेटेड टीआरएनए, जिसके ऊपर मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड क्या है, लोडेड है। क्यों, क्योंकि मिथियोनिन AUG के रेस्पेक्ट में AUG किसको स्पेसिफाई करता है, ऐसे टीआरएनए को जो मिथियोनिन को कैरी करके लाता हो। ठीक है, दैट मीन्स AUG स्टार्ट कोडोन स्पेसिफाइज मिथियोनिन। ठीक है, सो इट लोड्स मिथियोनिन ऑन इट्स वन एंड, समझ रहे हो, तो हैविंग मिथियोनिन, देन एन एक्टिवेटेड टीआरएनए हैविंग मिथियोनिन, ठीक, binds with the start codon, स्टार्ट कोडोन या कोड बोलो, बात बराबर है। ठीक है, स्टार्ट कोडोन विथ इट्स एंटीकोडोन साइट, अपने एंटीकोडोन साइट से क्या करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा लार्जर सब यूनिट, देन लार्जर सब यूनिट कम्स। अब क्या आएगा, लार्जर सब यूनिट अब आएगा इसके बाद। ये देखो अब आ गया लार्जर सब यूनिट, अब आके ज्वाइन किया, तो क्या लिखोगे, देन लार्जर सब यूनिट ज्वाइंस। तब क्या करेगा, देन लार्जर सब यूनिट joins with the initiation complex। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, लार्जर सब यूनिट क्या होगा, ज्वाइन होगा, ज्वाइन कर जाएगा उससे, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट, ठीक है, और इसके अंदर में सैंडविच हुआ mRNA, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब एक्टिवेटेड राइबोसोम। ठीक ना, ये क्या बना देंगे, एक्टिवेटेड राइबोसोम बना देगा। और इसमें एक आयन, कौन, मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है दोनों को जोड़ने में। देख लो ध्यान से समझ लो, ये दोनों सब यूनिट को जोड़ने में Mg+2 का, दोनों सब यूनिट को जोड़ने में मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है, Mg+2।
ठीक। अब ध्यान से एक चीज़ सुन लो, राइबोसोम में बोलते हो ना कि एक स्मॉलर सब यूनिट एक लार्जर सब यूनिट होता है। भाई राइबोसोम का ए स्मॉलर सब यूनिट और ए लार्जर सब यूनिट, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ये ज्वाइन नहीं रहते। तो क्या बात करते हो सर, हम लोग को ज्वाइन तो पढ़ाया गया है। अरे नहीं भाई सुनो, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा जजंत्रम ममंत्रम जैसा। स्मॉलर सब यूनिट कहीं, स्मॉलर सब यूनिट कहाँ रहेगा, ये रहेगा गोरखपुर में। लार्जर सब यूनिट कहाँ रहेगा, तो लखनऊ में रहेगा। समझ रहे हो, ये बिल्कुल बिखरे रहेंगे, बिखरे रहेंगे आपस में। तो बिखरने के बाद क्या होगा, अब ये ज्वाइन तभी करेंगे जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है। ठीक है, तो ज्वाइन कब करते हैं, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना होगा, तब ये क्या करेगा, ये ज्वाइन करेगा। और यहीं पे Mg+2 का रोल होता है। ध्यान से देखो, समझ लो इसको। ठीक है, तो चलो अब क्या होगा, अब आपको बताया जा रहा है कि देन, तब इसके बाद क्या होगा, देन लार्जर, तब लार्जर सब, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्मॉलर सब यूनिट mRNA फिर लार्जर, नहीं, ए स्मॉलर सब यूनिट mRNA, स्मॉलर सब यूनिट mRNA से जुड़ा, उसके बाद tRNA लोड करके आएगा मिथियोनिन को, तब आएगा लार्जर सब यूनिट। याद रखना इस चीज को। देन लार्जर सब यूनिट joins the initiation complex, समझ रहे हो, to form activated और charged राइबोसोम, समझ रहे हो। और इसको राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, याद रखना। मतलब अकेला स्मॉलर सब यूनिट और mRNA, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देखो mRNA और ये क्या बना है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक, बाद में tRNA आकर जुड़ जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, और स्मॉलर सब यूनिट बाद क्या जुड़ा हुआ है, mRNA जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, समझो इसको। अब यहां पे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लार्जर सब यूनिट भी आके जुड़ गया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। ये नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं, ये बनना जरूरी है। और इसी में मैग्नीशियम आयन क्या करता है, प्ले रोल करता है, Mg+2। समझना इस चीज को, ठीक है, अब समझ गए। चलो, ये तो इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन के बाद है इलोंगेशन, ठीक ना, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चेन का इलोंगेशन कैसे होगा, अब उसको बताएं। सेकंड पॉइंट, मतलब चेन का ग्रोथ। ये शुरुआत तो आपको बता दिया गया बहुत बढ़िया से। अब ध्यान से देखो, क्या बताना है कि अब देख लो, अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है इलोंगेशन ऑफ चेन, या चेन इलोंगेशन बोलते हैं, इलोंगेशन ऑफ चेन या चेन इलोंगेशन, इसको क्या बोलेंगे, और चेन इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्या हो जाएगा, सिंपली इसको चेन इलोंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन इलोंगेशन। ये देख लो, चेन इलोंगेशन। ये चेन इलोंगेशन आखिर है क्या, ध्यान से
चेन इलोंगेशन क्या है बच्चों कि पहले आपको देखना होगा कि टीआरएनए कैसे अपने ऊपर एमिनो एसिड को लोड किए हुए हैं। तो पहले टीआरएनए बना के देखो, ये देखो ये टीआरएनए बनाया, टीआरएनए का ये एंटी कोडोन साइट है, ये देख लो, राइबोसोमल एंड, एंजाइम एंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एमिनो एसिड को एक कैरी किए हुए है, एमिनो एसिड को टीआरएनए लोड किए हुए हैं, एक्टिवेटेड टीआरएनए है। तो ये हो गया क्या, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये 5th एंड है टीआरएनए का, ये टीआरएनए का 5 एंड, और ये क्या होता है 3rd एंड होता है। तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एमिनो एसिड में तो 2 एंड होते हैं, एक एमीन एंड और एक कार्बोक्सिलिक एंड, तो आखिर टीआरएनए एमिनो एसिड के कौन से एंड से जुड़ा होता है? ठीक है, तो याद रखना एमिनो एसिड का हमेशा NH2 एंड फ्री रहेगा। जब एक्टिवेटेड टीआरएनए रहेगा तो एक्टिवेटेड टीआरएनए में एमिनो एसिड का NH2 एंड क्या है, फ्री है। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एंड से जुड़ा हुआ है टीआरएनए से, मतलब कि यहाँ पे ये जो चीज़ जो है, ये जो बताया जा रहा है, ये जो बॉन्ड बना एमिनो एसिड और टीआरएनए के बीच में, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ही एक्चुअली COOH है, कार्बोक्सिलिक एंड है। तो कैसे बनेगा, देखो 3rd एंड पे क्या होता है, टीआरएनए के 3rd एंड पे, ये देखो 3rd एंड बता रहे हैं, 3rd एंड पे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, OH होता है, क्या होता है, OH होता है। तो 3rd एंड पे OH हो गया, 3rd एंड पे OH आरएनए में फ्री रहता है ना, बताया था ना आरएनए के स्ट्रक्चर में, यस। तो 3rd एंड पे क्या रहेगा, OH, और 5th एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है कोई भी न्यूक्लियोटाइड में, चाहे डीएनए रहे या आरएनए रहे। तो 3rd एंड का ये देखो, ये 3rd एंड का OH फ्री है, और OH फ्री होने के बाद में HCOOH किसका, एमिनो एसिड का, देखो एमिनो एसिड का, और एमिनो एसिड का क्या है, NH2 यहाँ फ्री है, क्या है, एमिनो एसिड NH2। कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एक सिंगल ए लिखते हुए आए हैं, तो आप लोग सिंगल ए ही लिखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एमिनो एसिड का ए, ये देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब हो जाएगा एक्चुअली COH ऐसे लिख दो तो और समझ में आएगा, COOH, ये COH हुआ कार्बोक्सिलिक एंड। अब इसका देखो H और इसका OH, ये दोनों कंबाइन करेगा, देखना भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा मत बोल देना कि सर इसका OH, 3rd एंड का OH और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का H। यदि कहीं ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ से भी H2O निकलेगा और यहाँ से भी H2O निकलेगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, लेकिन कंसेप्चुअली ये गलत हो जाएगा, कंसेप्चुअली ये सही है। बोले वाह क्या बात करते हैं सर, ये तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एंड है तो H+ रिलीज करेगा आराम से, एसिड H+ रिलीज कर देगा। तो भाई एसिड का H+ तो इसका OH ही होगा ना, OH होगा जो उसका ज्वाइन करेगा। भाई एस्ट्रीफिकेशन पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एस्ट्रीफिकेशन में क्या होता है कि COOH ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एंड जो होता है वो OH प्रोवाइड करता है, और अल्कोहल जो होता है OH जो होता है वो H प्रोवाइड करता है। पता है समझ में, इसको याद रखना। इसलिए कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, कहीं आप सोचते होंगे कि कार्बोक्सिलिक एंड जो है COOH जो है वो H+ प्रोवाइड करेगा, ये गलत है, ये एक्चुअली होगा, ठीक। मतलब इसका OH का H और इसका OH दोनों जुड़ के H2O बनाया। जब H जुड़ के H2O बना लेगा तो अब देख लो क्या हो जाएगा। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए का 5th एंड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया, देखो इसका O है और इसका OC है, OO और C डैश एमिनो एसिड और NH2। ध्यान से, ये 5th एंड है, ये क्या है 3rd एंड है, ये कौन सा एंड है 3rd एंड, ये 5th एंड है। मतलब क्या हुआ कि इसी बॉन्ड को तो OOC को हम क्या बोलते हैं और इसी को तो बोलते हैं डैश OC डबल बॉन्ड O, और ये
यही तो एस्टर बॉन्ड है। क्या है? एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड बना, मतलब यह हुआ कि टीआरएनए एस्टर बॉन्ड बना के क्या रहता है, टीआरएनए एक एस्टर बॉन्ड बना के एमिनो एसिड को अपने ऊपर लोड किए हुए रहता है। मतलब एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड और टीआरएनए के थर्ड प्राइम पे जो OH एंड होता है वो रिएक्शन करके एस्टर बॉन्ड बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है और उसी एस्टर बॉन्ड के हेल्प से अटैच रहता है एमिनो एसिड और टीआरएनए एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? समझना, क्लियर, बी क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यही आपको बताना था। तो क्या लिखोगे? इन एक्टिवेटेड टीआरएनए, इन एन एक्टिवेटेड और लोडेड भी बोल सकते हो, क्योंकि टीआरएनए लोड किए हुए हैं किसको? एमिनो एसिड को। और लोडेड टीआरएनए इन एन एक्टिवेटेड और लोडेड टीआरएनए, समझ रहे हो? एन एस्टर, कौन सा? एन एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड between टीआरएनए एंड एमिनो एसिड। टीआरएनए और एमिनो एसिड के बीच में क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बना होता है और उसका एमिन एंड जो होता है फ्री होता है। देखो एमिन एंड क्या है? NH2 फ्री है, एमिन एंड इज फ्री। एमिन एंड क्या होता है? एमिन एंड इज फ्री। एमिन एंड इसका क्या होता है बच्चों? फ्री होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है। अब यहां पे हम आपको बताएंगे कि लार्जर सब यूनिट के बारे में थोड़ा सा देख लो, उसको भी समझना है। ये लार्जर सब यूनिट है। क्या है? लार्जर सब यूनिट। ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है। क्या? लार्जर सब यूनिट। अब इसमें दो साइट होते हैं। इसको यदि इमेजनरी लाइन खींचे यहाँ पे तो इसमें दो साइट होंगे। एक होता है ए साइट और एक होता है पी साइट। ASITE साइट लिखो और एक PSITE साइट, पी साइट। ए साइट का मतलब क्या है? मतलब लिखेंगे क्या? लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट bears two sides, two regions को साइट्स भी बोलते हैं, ठीक। ए साइट एंड पी साइट। ए साइट और पी साइट क्या है भाई? ए साइट देख लो, ए साइट पर लिखते हैं। ए साइट क्या होता है? ए साइट का मतलब होता है कि जिधर टीआरएनए जिस साइड से आके जुड़ता हो, टीआरएनए लोड करके एमिनो एसिड को, पहले टीआरएनए को छोड़ के, फर्स्ट टीआरएनए को छोड़ के, मतलब इनिशिएशन जब हो रहा था प्रोटीन सिंथेसिस का, तो पहला टीआरएनए पी साइड से जुड़ता है, क्योंकि पहला टीआरएनए जुड़ चुका होता है। ऐसा जुड़ता है कि वो पी साइड पे पड़ जाता है, लेकिन बाकी के टीआरएनए इसी के तरफ से जाते हैं, ए साइड से। देखो ध्यान से, ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जिसका एमिन एंड क्या है? फ्री है। ये एक्चुअली ए साइड से ही इंटर करता है। तो ए फॉर एमिनो एसिड मतलब एमिनो एसाइल साइट। ये क्या है? ए साइट को बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट। एमिनो एसाइल साइट, एमिनो एसाइल साइट बोलते हैं, ठीक। एमिनो एसाइल साइट। और एमिनो एसाइल साइट में क्या होगा? लोडेड टीआरएनए मतलब एक्टिवेटेड टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए जॉइंस बाय दिस साइट, बाय दिस साइट। खाली किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द फर्स्ट
द फर्स्ट लोडेड टीआरएनए, फर्स्ट लोडेड टीआरएनए को छोड़ के, क्यों? वो पी साइट से ज्वाइन करता है, बिकॉज इट ज्वाइंस विथ पी साइट। यहां पे लिख दे रहे हैं बिकॉज इट ज्वाइंस विथ पी साइट, क्योंकि पहले ही वो ज्वाइन कर चुका होता है राइबोसोम को जुड़ने से पहले, तो पी साइट पे पड़ा हुआ मालूम होता है। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये एमआरएनए है। अब टीआरएनए तो यहाँ पे आके जुड़ गया है ना बेटा, देखो टीआरएनए जुड़ गया है, तो टीआरएनए जुड़ा है तो टीआरएनए क्या होगा? ये स्टार्ट कोडोन से पहला टीआरएनए जुड़ गया है। जब स्टार्ट कोडोन से पहला टीआरएनए जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो इससे जुड़ा है, तो ये क्या था? एमईटी था, बताए थे ना, मिथियोनिन था, एम ई और टी, मिथियोनिन अपने एंटी कोडोन साइड से आके जुड़ गया। और तब क्या हुआ है? तब लार्जर सब यूनिट, ये देख लो, अब तब जो है लार्जर सब यूनिट जाके ज्वाइन करता है, ये देखो। तो भाई अब इसको इमेजिनरी फॉर्म में डिवाइड कर लो, तो ये तो ए साइट हुआ, तो ये पी ही साइट ना पड़ेगा, ये पी ही साइट ना पड़ेगा, बोलो। तो वो तो पहले से पी साइट पे पड़ गया है, वो एंट्री नहीं मारा है, वो लार्जर सब यूनिट ऐसा ज्वाइन किया कि पहला जो टीआरएनए एक्टिवेटेड टीआरएनए था वो पी साइट पे पड़ गया। अब एंट्री फर्दर दूसरे टीआरएनए का होगा तो इस साइड से होगा, देख लो, दूसरे टीआरएनए की एंट्री इस साइड से होगी, दूसरे टीआरएनए की एंट्री किस साइड से होगी? इस साइड से होगी, ये देखो, ए साइड से। अब जो भी फर्दर टीआरएनए आएंगे उधर से ही आएंगे, ठीक? इसलिए इसको बोलते हैं ए साइट, एमिनो एसाइल साइट। अब पी साइट, पी साइट मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट। देख लो ध्यान से, इसको समझने की जरूरत है। पी साइट क्या है? पी साइट ए साइट और पी साइट, पी साइट को कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों पेप्टिडाइल साइट। क्या बोलते हैं उसको? पेप्टिडाइल साइट बोलते हैं। ये देखो पेप्टिडाइल साइट। तो पेप्टिडाइल साइट क्या होता है? पेप्टिडाइल साइट का मतलब है कि जिस तरफ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, जहां चेन इलोंगेशन की बात होगी, ठीक ना, चेन लंबा होता हो जिस साइड में, तो मतलब द साइट, द रीजन of larger subunit where synthesis of peptide bond takes place, where synthesis of पेप्टाइड बॉन्ड टेक्स प्लेस, या पेप्टाइड लिंकेज टेक्स प्लेस। बॉन्ड या लिंकेज बात बराबर है। पेप्टाइड बॉन्ड का जहाँ पे सिंथेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पी साइट बोलते हैं, ठीक। अब बोलो कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होगा भाई? ध्यान से, आपको मैं बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ कि ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ पे क्या है? NH2 इसका है फ्री, इसका भी फ्री इंड क्या है? NH2। ये ईस्टर बॉन्ड कार्बोक्सिलिक इंड वाला ईस्टर बॉन्ड है, तो ईस्टर बॉन्ड कटेगा कैसे? वाटर की रिएक्शन से, H2O की रिएक्शन से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो हाइड्रोलाइज होने के बाद फिर COH इन फ्री हो जाएगा इसका, ये जाके यहाँ से रिएक्शन कर लेगा तो CONH बना लेगा पेप्टाइड बॉन्ड, समझ रहे हो? और एक जस्ट नीचे MET NH2 क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो अब देखो ये यहाँ पे जाके अटैच होगा, तो बोले सर चेन ग्रोथ तो इधर हो रहा है, ए साइट में हो रहा है, चेन ग्रोथ किधर हो रहा है भाई? ये जाके यहाँ पे अटैच होगा तो ये टीआरएनए तो ए साइड से ना घुस रहा है, तो चेन का लेंथ मतलब चेन जो बनेगा तो ए साइड में बन रहा है। अरे नहीं नहीं, ठीक उसी समय साइमल्टेनियसली ये कट के यहाँ पे जुड़ा और राइबोसोम आगे मूव किया। देखो आगे मूव किया, तो राइबोसोम जब आगे मूव करेगा तो ये ए वाला साइट, इधर जो टीआरएनए आया था जुड़ने के लिए, अब वो टीआरएनए तो यहाँ पहुँच चुका होगा पी साइट में। बताए समझ में?
देखो पकड़ो बढ़िया से, कि यहाँ पे बॉन्ड की, ईस्टर बॉन्ड की कटिंग और क्या बनना, पेप्टाइड लिंकेज का बनना, पेप्टाइड बॉन्ड का बनना, और राइबोसोम का एमआरएनए के ऊपर खिसकना आगे की ओर, थर्ड एंड की ओर, ये सारा प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है। मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड मूवमेंट ऑफ राइबोसोम along mRNA towards the third end. These all three processes take place simultaneously. समझ रहे हो? तो साइमल्टेनियसली होगा, तो जो ए साइट पे जो टीआरएनए जा रहा है, देखो ए साइट पे जो टीआरएनए जा रहा है वो तो इधर ना पहुंच चुका होगा, तो जब इधर पहुंच चुका होगा तो क्या होगा, चेन का इलोंगेशन पी साइट में होगा, इसलिए उसको बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट। क्या बोलते हैं? पेप्टिडाइल साइट उसको बोलते हैं। क्लियर है? बोल के हाँ सर क्लियर तो है। तो देखो अब आ गया, अब आपको मैं फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये है ए स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अब लार्जर सब यूनिट पे क्या देख रहे हैं, अब यहाँ से जेनेटिक कोड स्टार्ट कोडोन आगे शिफ्ट करके चला गया, स्टार्ट कोडोन देखो आगे शिफ्ट करके चला गया। अब पीछे वाला कोड क्या हुआ, पीछे वाला टीआरएनए जो यहाँ से ज्वाइन करने जा रहा था वो आगे आ गया, तो देखो ये टीआरएनए क्या हुआ, आगे आ गया, ये टीआरएनए। अब ये टीआरएनए क्या है, ए है, एमिनो एसिड ए के बाद क्या बन जाएगा, इसका NH2 इसका COH ग्रुप, तो क्या होगा NH और CO, क्या बन जाएगा NH और CO, NHCO बन गया। और एमिनो एसिड क्या, ये वाला MET मिथियोनिन, MET और NH2 इसका फ्री हो गया, समझ रहे हो, पेप्टाइड लिंकेज बन गया यहाँ पे दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और जेनेटिक कोड ए साइट में आ गया, देख लो क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूप से डिवाइड करें तो इसका दो पोर्शन बनता है, एक पी साइट और एक ए साइट। तो देखो चेन का इलोंगेशन कहाँ हो रहा है, पी साइट में हो रहा है ना, पी साइट में। अब एक नया फ्रेश टीआरएनए आया, इसको यदि एमिनो एसिड नंबर 1 बोलोगे तो इसको 2 बोल दो, और एक ऐसा एमिनो एसिड, एक ऐसा टीआरएनए आया जो तीसरे एमिनो एसिड को कैरी करके ले आया, देखो ये एमिनो एसिड नंबर 3, ये एमिनो एसिड नंबर 3 को कैरी करके लाया, जिसका NH2 एंड क्या है, फ्री है, एक फ्रेश फिर से। और क्या होगा, ये 5th एंड है और ये क्या है, 3rd एंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक कोड नए नए आते चले जाएंगे और ऐसे टीआरएनए लोड करके एमिनो एसिड को आता रहेगा, और चेन ग्रोथ इधर पेप्टिडाइल साइट में होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम आगे बढ़ता है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम टुवर्ड्स द थर्ड एंड इज मेडिएटेड बाय एन एंजाइम नोन एज ट्रांसलोकेज। क्या बोलते हैं, राइबोसोम आगे बढ़ता है, याद रखना एमआरएनए आगे नहीं बढ़ता, राइबोसोम आगे बढ़ता है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसलोकेज। राइबोसोम को आगे बढ़ाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेज। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड को ये जो बनाने वाला है, ट्रांसफर करने वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उस एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज पूरा नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ठीक। एक्चुअली प्रोकैरियोट में देखा गया है, बैक्टीरिया में, कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक टाइप का RNA है, rRNA, मतलब राइबोसोमल RNA का एक पार्ट होता है RNA, वही rRNA का एक टाइप है, उसको बोलते हैं 23S RNA, 23S RNA, 23S RNA, ठीक। ये क्या है, ए टाइप ऑफ RNA, ए टाइप ऑफ rRNA, rRNA क्या है, टाइप है, किसमें, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ट्रांसफरेज एंजाइम जो है बैक्टीरिया में, उस एंजाइम का रोल प्ले कर देता है rRNA ही, उसका नाम है 23S RNA, ठीक है। 23S RNA एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और जब आपको बताया गया था कि जब RNA एंजाइम की तरह काम करे तो उसी को राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज राइबोजाइम। कैसा एक्ट करता है,
राइबोजाइम जैसा क्या करता है, ये एक्ट करता है। कैसा एक्ट करेगा? राइबोजाइम जैसा ये एक्ट करेगा। ध्यान देना बच्चों, इट एक्ट्स लाइक राइबोजाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको वर्ड में लिख दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। चलो लिख देते हैं। अब क्या बताया था वर्ड में लिखने के लिए कि टीआरएनए के साथ जो एमिनो एसिड लगा हुआ है ईस्टर बॉन्ड बना के, उसका हाइड्रोलिसिस, समझ रहे हो, और उस बॉन्ड का ट्रांसफर कहाँ, अगले एमिनो एसिड के साथ, वो प्रोसेस, और राइबोसोम का मूव करना, ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड ऑफ टीआरएनए, एस्टर बॉन्ड ऑफ लोडेड या एक्टिवेटेड टीआरएनए, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ फॉर्मर एमिनो एसिड ऑन द नेक्स्ट एमिनो एसिड, ठीक, टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज, टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, and movement of ribosome along mRNA towards third end, कौन से एंड पे? towards third end take place simultaneously, ठीक। all these processes, ये सभी प्रोसेस जो होंगे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा। ऑल दिस प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये सारे साइमल्टेनियसली ही होते हैं। बताए समझ में? चलो अब देखो, the enzyme which transfer amino acid to the next amino acid is पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम को मूवमेंट कराने वाला क्या होगा? राइबोसोम को मूवमेंट कराने वाला जो एंजाइम होगा, ठीक है, द एंजाइम responsible for movement of ribosome along mRNA is, क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेज। अब बैक्टीरिया वाली बात बोलते हैं। इन बैक्टीरिया द रोल ऑफ ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज is played by a rRNA that is 23rd S RNA, which acts as
राइबोजाइम, क्योंकि राइबोसोम यदि एंजाइम जैसा एक्ट करे तो उसको राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, राइबोजाइम जैसा क्या करेगा, एक्ट करेगा। और इसी तरीके से अब देखो, अब आगे आगे ये बताना है कि अब जैसे ही क्या होगा, जेनेटिक कोड आगे निकलेगा, कुछ पार्ट क्या होगा, देखो ये जेनेटिक कोड आगे निकल गया, राइबोसोम मूव करता करता आ गया, कुछ दूर चला गया, कुछ दूर चला तो ये टीआरएनए अपने ऊपर क्या लिए हुए भाई, टीआरएनए अपने ऊपर एमिनो एसिड का चेन लोड कर लिया। देखो पेप्टाइड 1 बना के बहुत दूर आगे चला गया है, तो ये देखो ये चेन पॉलीपेप्टाइड का लोड किए हुए है। तो अब क्या होगा, दूसरा फिर से अब क्या होगा, इसको मान लो थर्ड एंड, ये क्या है फिफ्थ एंड। अब फिर से वही प्रोसेस दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होगा एमिनो, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट आएगा, फिर आके यहाँ से मिथियोनिन वाला टीआरएनए फिर से ज्वाइन करेगा, समझ रहे हो, एमईटी वाला टीआरएनए फिर से एमईटी वाला ज्वाइन करेगा, NH2 एंड फ्री रहेगा। ठीक, और उसके बाद फिर लार्जर सब यूनिट आएगा, और फिर से एक नया टीआरएनए एक एमिनो एसिड को कैरी करके ला रहा होगा। देखो ऐसा ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। अब फिर से ये राइबोसोम क्या करेगा, मूव करेगा इधर, जेनेटिक कोड के साथ साथ ये आगे क्या करेगा, मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक ही mRNA के चेन पे, एक ही mRNA पे बहुत तरह का राइबोसोम ज्वाइन कर जाएगा, डिफरेंट एमिनो एसिड के चेन के साथ, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के चेन के लेंथ के साथ में। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला जो पहले लगा होगा, जो पहले राइबोसोम यूज हुआ होगा वो बहुत दूर चला गया होगा, ये आगे में, इसका मतलब कि अभी अभी आया है, तो आगे वाले में जो पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा वो बाद वाले का क्या होगा, बाद वाले से छोटा होगा। क्यों, मैं पहले आपको बताया हूँ कि जितना थर्ड एंड के नज़दीक में जाएगा उतना ही जेनेटिक कोड डिकोड हो चुका होगा, उतना ही लंबा चेन हमको एमिनो एसिड का मिलेगा, और जितना ही फिफ्थ एंड के नज़दीक में रहेगा उतना ही छोटा चेन मिलेगा एमिनो एसिड का। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, आफ्टर डिकोडिंग ऑफ some codes, ठीक, a new initiation complex is formed, and the same process is repeated, same process क्या होगा, is repeated, जैसा कि as already explained, जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, समझ रहे हो, सेम रिपीटेड होगा। तो इस तरीके से क्या देखते हैं, इन दिस वे we see that there is accumulation of ribosomes on mRNA इन लीनियर मैनर, कैसा, लीनियरली, एकदम लाइन से लगा रहेगा, इन लीनियर मैनर, ठीक, these linearly associated, क्या, linearly associated ribosomes are known as, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसोम्स, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसोम्स बोलते हैं, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखवा दिया। अब देख लो पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लो, बड़ा मज़ा आ जाएगा देखने में। बोले कि अरे सर
इतना लंबा खिंचाई कर दिया आपने प्रोटीन सिंथेसिस का, और बोल रहे हो कि मज़ा आएगा। देखो क्या करोगे, थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है बच्चों, समझने के लिए, पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। देख लो अब ध्यान से, ये हमारा mRNA है, क्या है mRNA। ये देखो mRNA का 5th एंड, mRNA का 3rd एंड, समझ रहे हो, 2 एंड होता है, समझ रहे हो, यस। जब इसको समझ रहे हो तो क्या होगा, यहाँ जेनेटिक कोड, ये धाए 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 जेनेटिक कोड बन रहा है, ये जेनेटिक कोड बना धड़धड़ाता हुआ, ये जेनेटिक कोड बन गया, ठीक है। अब देख लो, अब पहला जो कॉम्प्लेक्स बना था वो धड़धड़ाते हुए पहुंच गया 3 के नज़दीक में, ये देखो यहाँ पहुंच गया। ये लास्ट वाला मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ कि सर लास्ट में क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे भाई लास्ट में तो ये स्टॉप कोडॉन है, तो स्टॉप कोडॉन क्या कोई एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, वो किसी टीआरएनए के साथ ज्वाइन नहीं करता, इसलिए उसको फ्री रखना पड़ा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अब क्या होगा, ये जो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए जो, ये देखो लंबा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 का मान लो, बोले सर 11 का ही मान लेते हैं, किसी का भी मान लो, हमें चेन दिखाना है। अब इसके आगे क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से ट्रांसलेट होता हुआ एक और आरएनए पहुंच रहा है, उधर ही जा रहा है, ठीक है, एक और आरएनए जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे चेन ग्रोथ क्या होगा, मैं बताया था ना कि जितना ही 5 के नज़दीक में रहेगा राइबोसोम, उतना ही शॉर्ट लेंथ होगा किसका, एमिनो एसिड का। और यहाँ पे NH2 फ्री भी कर दो, क्योंकि पहले का NH2 फ्री रहता ही है, समझ गए। अब जितना ही उधर जाएगा, अब ये ढर ट्रांसक्राइब होता हुआ, ये ट्रांसलेट होता हुआ यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचा होगा तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, चेन ग्रोथ देख लो, यहाँ जो चेन ग्रोथ होगा बच्चों, क्या होगा चेन ग्रोथ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लिया। NH2 छोटा दिखाना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा जेनेटिक कोड डिकोड होगा उतना ही लंबा चेन। इसमें यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आओ तो और छोटा, यहाँ पे आओ तो क्या होगा, और छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दो, यहाँ NH2, ठीक है, और छोटा चेन। और जैसे जैसे 3 के नज़दीक जाओगे और छोटा चेन होता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 NH2, ठीक, यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 6 NH2, और आ जाओ इधर, ठीक है, इसको ऐसे कर लो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 NH2, अब यहाँ पे आ जाओ 5, अब यहाँ पे क्या आ जाओगे, 1 2 3 4, ये देखो 3 का, यहाँ NH2। ये पूरा स्ट्रक्चर जो राइबोसोम का देख रहे हो, ये पूरा जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पॉलीसोम। इतना, इन सबको बोलते हैं क्या, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये क्या है, यही पॉलीसोम है और पॉलीराइबोसोम है, पॉलीराइबोसोम, ठीक। अच्छा, इधर नीट में पूछ ही दिया तुम लोगों से कि पॉलीराइबोसोम में क्या पॉलीपेप्टाइड का चेन नहीं लगा होता है, होता है लगा हुआ, चूंकि एक्चुअली सेलुलर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल तो दिखेंगे नहीं, मॉलिक्यूल तो छोटा छोटा होता है, पॉलीपेप्टाइड तो मॉलिकुलर फॉर्म में तो छोटा छोटा छोटा, एकदम माइक्रोस्कोप से वो दिखाई नहीं पड़ेगा।
दिखाई पड़ेगा ये राइबोसोम, जो दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हो, जो दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं तो पॉलीराइबोसोम। लेकिन उनके साथ ये पॉलीपेप्टाइड चेन लटके हुए होंगे, तो बोलना है यस, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एसोसिएटेड विद देम, एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, अब देखो ये पॉलीपेप्टाइड बन गया। पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद में अब चेन एलोंगेशन आपका खत्म हुआ, अब टर्मिनेशन, ठीक है ना, टर्मिनेशन। अब देख लो एक चीज़ और, एमआरएनए में, एमआरएनए का एक और स्ट्रक्चर देख लो जरा, एमआरएनए का क्या होता है। एमआरएनए में चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन इसलिए बताना जरूरी है, एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए का ये 5 इंड है, एमआरएनए का ये 3rd इंड है। ठीक है, देख लो 5 इंड से पहले, मतलब एमआरएनए का 5 इंड पे जेनेटिक कोड में स्टार्ट कोडोन से पहले, स्टार्ट कोडोन एयूजी होता है, एयूजी से पहले भी एक रीजन होता है और उसके बाद में कैप रीजन होता है। एमआरएनए का कैप होता है, मैं कैप के बारे में बता चुका हूँ आपको। कैप में क्या होता है, ग्वानिन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ग्वानिन, ठीक ना जी। और ये रीजन स्टार्ट कोडोन से पहले ये वाले रीजन को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, यूटीआर। ठीक, और फिर 3rd इंड में क्या है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन है, स्टॉप यूएए मान लो, यहाँ पर भी क्या होता है, एक यूटीआर प्रेजेंट होता है और तब ये टेल होता है। क्या होता है, टेल में क्या होता है, पॉली ए, बहुत सारा ए होता है, एडेनिन बहुत सारा 200-300 तक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ए प्रेजेंट रहेगा, ए ऐसे प्रेजेंट रहेगा। तो ये भी एक क्या है, यूटीआर है। यूटीआर मतलब यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अनट्रांसलेटेड होते हैं, वो कोई जेनेटिक कोड को कैरी नहीं करता। ठीक है, न जेनेटिक कोड को कैरी करता है, न टीआरएनए को अट्रैक्ट करेगा और न एमिनो एसिड को लोड करेगा, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोटीन सिंथेसिस एफिशिएंट हो, एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये यूटीआर का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई ये जगह प्रोवाइड करता है। मान लो कि राइबोसोम आ रहा है तो एक जगह मिलना चाहिए, एक जगह प्रोवाइड किया। टीआरएनए आ रहा है तो टीआरएनए आके भीड़ भाड़ ना मचाए। ठीक है, तो वो जगह प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, यहाँ पे ये ज़रूरी है इसको, मतलब कोई एस्थेरिक प्रॉब्लम ना हो पाए, ओवर क्राउडिंग ना हो, उससे बचने के लिए ये अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों साइड में होते हैं, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस एफिशिएंट हो। ठीक है, तो यूटीआर को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या? अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक, ये कहाँ कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडोन एट द 5th इंड। समझ रहे हो? मतलब कि बिटवीन कैप एंड क्या चीज, कैप एंड स्टार्ट कोडोन। और 3rd इंड पे कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टॉप कोडोन एंड टेल एट द 3rd प्राइम। ठीक है, मतलब कि एनसीईआरटी में लिखा है इट इज जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड इट इज जस्ट आफ्टर द स्टॉप कोडोन, ये भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, यूटीआर क्या होते हैं? दोनों यूटीआर एसेंशियल हो जाते हैं, एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, जबकि किसी को कोड न करता कोई काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी जरूरी है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। एमआरएनए के स्ट्रक्चर में मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब एंड की बारी आती है। तो एंड की बारी कैसे आएगी भाई? टर्मिनेशन उसको बोलेंगे। पहला इनिशिएशन हो गया, चेन इलोंगेशन हो गया आपका, अब टर्मिनेशन होना चाहिए ना, मतलब खत्म। तो टर्मिनेशन के लिए जैसे ही ये नज़दीक में पहुंचता है स्टॉप कोडोन के, तो स्टॉप कोडोन तो किसी भी टीआरएन को कोड करता नहीं, न स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। और एक आता है रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है? राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को अलग कर देगा, समझ रहे हो, और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन को काट देगा, टीआरएन से पॉलीपेप्टाइड को अलग कर देगा। ठीक ना, एमआरएनए को सेपरेट कर देगा, और ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे देखो, अब हम अपन स्ट्रक्चर यहाँ बनाए, देखो लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम छोड़ दे रहे हैं, ये लास्ट वाला छोड़ दिया। देखो
लास्ट वाला छोड़ दिया। टर्मिनेशन में चलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये देख लो, टर्मिनेशन क्या होता है भाई? थर्ड प्रोसेस है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। टर्मिनेशन ही चलो, टर्मिनेशन कैसा होगा? जैसे ही एज राइबोसोम reaches at the third end, ठीक, just before a stop codon, then releasing factor मतलब RF सेपरेट, क्या करेगा? सेपरेट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन को सेपरेट करेगा। इट रिलीजेज द बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यूनिट्स ऑफ राइबोसोम फ्रॉम mRNA से रिलीज करवा देगा, दोनों राइबोसोम को अलग करवा देगा, ठीक। इन दिस वे, इस तरीके से हमारा क्या होता है? इन दिस वे ट्रांसलेशन प्रोसेस इज स्टॉप्ड। ऐसे क्या होगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कराया जाता है। मतलब देखो, समझो इस चीज़ को, मतलब RF जो होगा ये रिलीजिंग फैक्टर इसको सेपरेट करेगा, ये बॉन्ड को कट कर देगा, और कट करने के बाद में पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट कर दिया। ये देखो फ्रेश पॉलीपेप्टाइड एकदम तैयार किया हुआ मिल गया आपको। अब यही पॉलीपेप्टाइड बाद में क्या होगा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटीन में प्रोसेस्ड हो जाएगा, प्रोटीन के फॉर्म में। तो देखो फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। चलते चलते एक और चीज़ बताना चाहेंगे हम, क्या कि स्टार्ट कोडोन का AUG देख लो, AUG मिथियोनिन को कोड करता है, समझ रहे हो। और ये मिथियोनिन क्या होता है? फॉर्माइलेटेड होता है, मतलब मिथियोनिन में एक फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा रहता है। फॉर्माइल ग्रुप मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला जो एमिनो एसिड है वहाँ पे क्या रहेगा? फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन रहेगा। तो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन में से फॉर्माइल ग्रुप को हटाने के लिए एक एंजाइम डीफॉर्माइलेज आता है। वो डीफॉर्माइलेज एंजाइम क्या करता है? मिथियोनिन से फॉर्माइल ग्रुप को, मतलब HCO ग्रुप को या CHO ग्रुप को, जिसको अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? डीफॉर्माइलेज। कौन सा एंजाइम? डीफॉर्माइलेज, ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों आपका प्रोटीन सिंथेसिस क्या हुआ? ख से ख़त्म हुआ। अब जाने की बारी, बाय बाय करने की बारी आ रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। बस आज इतना ही। ओके, थैंक्स।